हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अटलांटिक ओशन के बारे में। इसका जो भी बॉटम रिलीफ है हम इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग बताएंगे कि अटलांटिक ओशन जो है वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में लोकेटेड है। नॉर्थ अमेरिका इसके वेस्ट में लोकेटेड है और जो यूरोप है वो इसके ईस्ट में लोकेटेड है। फिर हम लोग बताएंगे कि ये जो है 1/6 ऑफ द जोग्राफिकल एरिया कवर करता है। पूरे ग्लोब में से 1/6 एरिया अटलांटिक ओशन का है। फिर हमने बताया कि ये एक एस शेप ओशन है, ठीक है, और ये फॉर्म हुआ है जब नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका है उनकी मूवमेंट हुई टुवर्ड्स वेस्ट ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक विद रिस्पेक्ट टू द यूरोप अफ्रीका। सो जैसे जैसे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वेस्ट की तरफ मूव करते गए वैसे वैसे अटलांटिक ओशन की फॉर्मेशन होती गई, ठीक है। और ये अगर हम इसको मैप में देखें तो ये हमें पता चलेगा कि इक्वेटर में जो इसकी विड्थ है वो काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू द अवे फ्रॉम द इक्वेटर, ठीक है। और इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है वो है 5920 किलोमीटर। सो ये हमारे पास एक मैप है जिसमें पूरा जो अटलांटिक ओशन है उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, न्यूलैंड राइज है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये साउथ अटलांटिक ओशन, ये इक्वेटर है तो इक्वेटर के पास इसकी विड्थ कम है। और जैसे जैसे हम यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा विड्थ है, यहाँ पर भी थोड़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बता देना है कि अलग अलग राइज है, रिजेस वगैरह लोकेटेड हैं कहाँ पर, बॉटम रिलीफ ऑफ अटलांटिक ओशन में। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पर ये जो मिड अटलांटिक रिज फॉर्म किया है जो कि अगेन एस शेप का है, राइट। और अगर हम इस पूरे ओशन को देखें जो कि नॉर्थ अमेरिका यूरोप के बीच में है, ये भी पूरा इस तरीके से एस शेप का है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं इसका ओशन बॉटम रिलीफ फीचर ऑफ अटलांटिक ओशन। तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे इसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है इसका कंट्रोल किया गया है बाय द रिलीफ ऑफ द कोस्टल लैंड्स। यानी कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है उसमें हमने देखा था कि वो फैक्टर्स जो कि इसको अफेक्ट करते हैं वो है कि अगर मान लो कोई पहाड़ है कोस्ट के ऊपर तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ कैसे होंगे, नैरो होंगे। वहीं अगर जो कोस्ट है वो बिल्कुल प्लेन है, बीच की तरह है, तो वहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होगा, वाइड होगा। सो इसी तरीके से जो एवरेज विड्थ है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, कि रिलीफ क्या है, कोस्टल लैंड्स का। फिर अब अगर हम बताएं तो यहाँ पर इसमें एक्सप्लेन किया है। फिर हमने बताया जो पूरा अटलांटिक ओशन का कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसकी जो एवरेज विड्थ है वो अप्रॉक्स 80 किलोमीटर है। फिर हमने बताया कि यहाँ पर जो अफ्रीकन शेल्फ है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नैरो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। वहीं नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ अमेरिका, तो ये नॉर्थ अमेरिका है और इसका जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट एरिया है, यहाँ पर भी क्या है, वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ है देखने को हमें मिलता है। सो बेसिकली इसमें हमने एग्जांपल्स देने कि कहाँ पर नैरो है कहाँ पर वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। नैरो हम बता सकते हैं अफ्रीकन शेल्फ्स जो हैं वो नैरो हैं और अमेरिका जो है उसका नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट एरिया काफ़ी ज़्यादा वाइड है। फिर हमने बताया बहुत ही बड़े बड़े कॉन्टिनेंटल शेल्फ, बहुत ही वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, न्यू फाउंडलैंड में, जो कि जैसे कि ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। तो यहाँ पर लोकेटेड है न्यू फाउंडलैंड, ठीक है, यहाँ पर लोकेटेड है न्यू फाउंडलैंड। नेक्स्ट आता है ब्रिटिश आइलैंड। ब्रिटिश आइलैंड्स के पास जो डॉगर बैंक है वहाँ पर भी एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल शेल्फ लोकेटेड है। इसके अलावा जो ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, इन सभी का कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, बहुत ही वाइड है। सो ये हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि माउंटेन्स हैं तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ नैरो होगा। वहीं अगर प्लेन्स हैं कोस्टल एरियाज़ में सो ये काफ़ी वाइड होगा, क्या चीज़, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। नेक्स्ट आता है अपने पास यहाँ पर मिड अटलांटिक रिज। सो ये सबसे स्ट्राइकिंग इम्पॉर्टेंट फीचर है बॉटम रिलीफ ऑफ अटलांटिक ओशन का। ये बेसिकली पूरे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है जो कि सबमर्ज्ड है, पानी के नीचे है। इट एक्सटेंड्स फॉर 14450 किलोमीटर फ्रॉम द आइलैंड इन द नॉर्थ टू बॉवेट आइलैंड इन द साउथ। तो इसमें बेसिकली हमने एक्सप्लेन किया है कि इसकी जो शुरुआत है वो आइलैंड से होती है और ये आइलैंड से कम 14450 किलोमीटर तक स्प्रेड होती है और साउथ में इसके बोवेट आइलैंड है, वहाँ पर ये जाकर ख़त्म हो जाती है। फिर इसके अलावा अगर हम बताएं मिड अटलांटिक रिज का मोटा मोटा क्लासिफिकेशन, तो इक्वेटर के पास क्या है, इक्वेटर के पास जो है यहाँ पर क्या है, डॉल्फिन रिज है। यहाँ पर क्या है, ये इतना एरिया
चैलेंजर राइस है। तो इस तरीके से ये जो है अलग अलग पार्ट्स हैं इसके मिड अटलांटिक रिज के। जैसे जो इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोग डॉल्फिन राइस कहते हैं, जो इक्वेटर के नीचे वाला है उसको हम लोग चैलेंजर राइस कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजेस, राइजेस और फ्रैक्चर जोन। सो अब हम लोग पढ़ेंगे कि अटलांटिक ओशन के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग रिजेस हैं। ठीक है, जैसे कि ये पहाड़ वगैरह हो गए, इसके अलावा अलग अलग राइजेस वगैरह हो गए। फिर बीच में क्या आ गया, गैप आ गया। फिर दोबारा से जो है फिर इसके अंदर दोबारा से क्या आता है, फ्रैक्चर जोन, यानी कि एक गैप आ जाता है तो उसे हम कहते हैं फ्रैक्चर जोन्स। सो इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस राइजेस एंड द रिजेस अलॉन्ग विद सम फ्रैक्चर पॉइंट्स, जहाँ पे कोई राइज या रिज लोकेटेड नहीं है फ्रैक्चर जोन में। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे वाई विले थॉम्सन रिज, जिसके अंदर हम लोग बताएंगे कि ये आयरलैंड और स्कॉटलैंड के पास है। सो वाइविले थॉम्सन रिज जो है वो आयरलैंड और स्कॉटलैंड के पास लोकेटेड है। फिर आता है टेलीग्राफिक प्लेट्यू, जो कि ग्रीनलैंड और आयरलैंड के बीच में लोकेटेड है। ठीक है, सो आयरलैंड और स्कॉटलैंड अभी हम इनकी लोकेशन मैप में देखेंगे। सो मेन अभी हमें यही देखना है कि वाइविले थॉम्सन किस किस के बीच में है, आयरलैंड स्कॉटलैंड के बीच में है, टेलीग्राफिक प्लेट्यू ग्रीनलैंड और आयरलैंड के बीच में है, न्यू फाउंडलैंड राइज या फिर रिज जिसे हम कहेंगे राइस या रिज। सो न्यू फाउंडलैंड रिज जो है ये लोकेटेड है 50 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के पास, जो कि न्यू फाउंडलैंड तक एक्सटेंड करता है। नेक्स्ट आता है अदर इम्पॉर्टेंट रिजेस, जैसे कि गिनिया रिज, वॉल्विस रिज और रियो ग्रांडे। ठीक है, सो दिस इज आर रियो ग्रांडे राइस। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजेस और राइस है किसके, मिड अटलांटिक ओशन के। सो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इनकी लोकेशन देखते हैं। ठीक है, मैप पे। सो ये हमारे पास क्या है, मैप है। तो यहाँ पर हमने देखा ग्रीनलैंड और आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में लोकेटेड है। सो ये क्या है, यहाँ पर नॉर्वे स्कॉटलैंड के रीजन हो गया। ठीक है, यहाँ पर स्कॉटलैंड हो गया। सो स्कॉटलैंड और आयरलैंड के बीच में है वाइविले रिज लोकेटेड। फिर हमने देखा ग्रीनलैंड और आयरलैंड के बीच में क्या लोकेटेड है, टेलीग्राफिक प्लेट्यू। फिर आता है हमारे पास यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड के पास जो एक्सटेंड करता है उसे कहते हैं न्यू लैंड राइज। ठीक है, इसके अलावा जो गिनिया के पास लोकेटेड है गिनिया रिजेस। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर वेल्विस रिज शो करी गई है जो कि अंगोला बेसिन के साइड में है। फिर यहाँ पर अटलांटिक इंडिया रिज आता है। ठीक है, सो ये हमारा पूरा क्या हो गया, टॉपिक हो गया रिजेस का, कि इसके अलग अलग कौन कौन से रिज होते हैं। ठीक है, सो न्यू फाउंडलैंड रिज, टेलीग्राफिक रिज, वाइविले थॉम्सन रिज, अदर इंपॉर्टेंट रिजेस बता के नेक्स्ट आता है पीको आइलैंड, जो कि अजोर्स में लोकेटेड है, अजोर्स का पार्ट है। वो सबसे हाईएस्ट पीक है मिड अटलांटिक रिज की, जिसकी जो हाइट है वो है 27,000 फीट अबव द सी फ्लोर। नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर काफ़ी सारे फ्रैक्चर जोन्स भी लोकेटेड हैं, जैसे कि गिब्स फ्रैक्चर जोन, अटलांटिक फ्रैक्चर जोन, काने फ्रैक्चर जोन, वेमा फ्रैक्चर जोन, रोमांचे फ्रैक्चर जोन, जो कि इक्वेटर के पास लोकेटेड है। सो मेन हमें इतना डिटेल हमें अगर बताएंगे तो पूरा पेपर भर सकता है इस बॉटम रिलीफ में। तो हमें पूरा शॉर्ट में ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे एक एक पॉइंट्स। हमने सिंपल बता दिया, जो गिब्स फ्रैक्चर जोन है ये लोकेटेड हैं 40 डिग्री नॉर्थ लोकेशन पे, अटलांटिक फ्रैक्चर जोन 30 डिग्री पे, काने फ्रैक्चर जोन 25 डिग्री पे, वेमा फ्रैक्चर जोन 10 डिग्री नॉर्थ पे और रोमांचे फ्रैक्चर जोन इक्वेटर के पास लोकेटेड है। फिर अगर हम बताएं ओरिजिन किसका, मिड अटलांटिक रिजेस की फॉर्मेशन कैसे हुई। सो इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ अमेरिकन प्लेट एंड द ईस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ अफ्रीकन एंड यूरोपियन प्लेट। सो होता ये है कि यहाँ पर क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यूरोप है, और यहाँ पर इस तरीके से अफ्रीका हो गया। तो अफ्रीका यूरोप की क्या हो रही थी, ईस्ट की तरफ मूवमेंट हो रही थी, और नॉर्थ अमेरिका की वेस्ट की तरफ मूवमेंट हो रही थी, जिसकी वजह से दो प्लेट्स जो है आपस में दूर गई। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से जो है लावा मटेरियल सब जो है बाहर निकला धरती से, और धीरे धीरे करके क्या हुई, इसी टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से मिड अटलांटिक रिज की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, ये जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज़ हैं, यहाँ से मैग्मा जो है वो निकला। ठीक है, अर्थ सरफेस के ऊपर, और फिर वो कूल डाउन हुआ और उसने एक न्यू क्रस्ट फॉर्म किया। ठीक है, जिसके ऊपर फर्दर जो है और मैग्मा चढ़ता चला गया और एक राइज और रिज की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इसके अंदर हमने ओरिजिन एक्सप्लेन कर दिया कि इसकी कैसे फॉर्मेशन हुई। सो मेन हमें ये याद रखना है, टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई यहाँ पर ओशन फ्लोर पे,
जो अमेरिका है वो वेस्ट की तरफ मूव हुआ और यूरोपियन और जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वो ईस्ट की तरफ मूव हुआ। नेक्स्ट आता है अपने पास ओशन बेसिन्स। सो यहाँ पर अटलांटिक ओशन में काफ़ी सारे मेजर ओशन बेसिन्स हैं, जैसे लेब्राडोर बेसिन है, नॉर्थ अमेरिकन बेसिन है, ब्राज़ीलियन बेसिन है, स्पेनिश बेसिन है, गिनिया बेसिन है, नॉर्थ एंड साउथ कैनरी बेसिन है और केप वर्दे बेसिन है। फिर हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो इनका स्ट्रक्चर है, जो भी इनकी लोकेशन है वो हमने मैप पे शो करी हुई है, ठीक है। सो देयर लोकेशन इज शोन ऑन द मैप। उसके बाद हम लोग एक मैप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हमें अलग अलग बेसिन्स दिखाने हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया नॉर्थ अमेरिका बेसिन, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग सब हेडिंग्स भी डाल सकते हो आप, जैसे एक एक लाइन हर एक बेसिन के बारे में कि नॉर्थ अमेरिका बेसिन जो है ये नॉर्थ अमेरिका के किस साइड लोकेटेड है, ईस्ट साइड लोकेटेड है। न्यू फाउंडलैंड जो राइज है, तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड राइज है, न्यू फाउंड लैंड राइज आएगा यहाँ पे। सो न्यू फाउंडलैंड राइज के पास लोकेटेड है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ये आती है नॉर्थ अमेरिकन बेसिन। फिर इसके बाद अगला बेसिन हम लोग बता सकते हैं केप वर्दे बेसिन। फिर आता है यहाँ पर लोकेटेड है कैनरी बेसिन, जो कि नॉर्थन अफ्रीका के वेस्ट साइड पर लोकेटेड है कैनरी बेसिन। फिर आता है ये जो चीज़ है यहाँ पर अंगोला बेसिन है। फिर ये हमने बता दिया ये साउथ मिड अटलांटिक रिज हो गई, जो कि साउथ में लोकेटेड है। ये नॉर्थ मिड अटलांटिक रिज हो गई। फिर हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया चैलेंजर राइज, जो कि हमने पहले ही स्टार्टिंग में देखा था, डॉल्फिन ब्रिज जो कि ऊपर लोकेटेड है बिल्कुल नॉर्थ इक्वेटर में, इक्वेटर के पास। फिर हमने बताया ये क्या है, ब्राज़ीलियन बेसिन यहाँ पर लोकेटेड है। फिर हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया गिनिया बेसिन यहाँ पर लोकेटेड है। फिर वॉल्विस रिज जो ये इस तरीके से एक्सटेंड कर रही है, ये क्या है, बेसिकली वॉल्विस रिज है। तो इस डायग्राम के थ्रू जो है हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया टॉपिक हमारा बॉटम रिलीफ ऑफ अटलांटिक ओशियन। और शॉर्ट में हमने एक एक बता दिया कि मेजर बेसिन कौन से हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिकन बेसिन हो गया, गिनिया बेसिन हो गया, केप वर्दे बेसिन हो गया, ब्राज़ीलियन बेसिन हो गया जो कि साउथ अमेरिका के ईस्ट साइड पर लोकेटेड है, ठीक है, साउथ अटलांटिक ओशन में ये आता है। नेक्स्ट आता है अपने पास यहाँ पर क्रॉस सेक्शन ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। अगर हम नॉर्थ अटलांटिक ओशन को देखें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, इस तरीके से रिलीफ दिखाया हुआ है कि ये क्या है, पोर्तो रिको यहाँ पर लोकेटेड है। फिर जब हम पोर्तो रिको से आगे जाएंगे तो नॉर्थ अमेरिकन बेसिन है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें डायग्राम में, तो यहाँ पर क्या है, पोर्तो रिको बेसिन है। फिर आएगा नॉर्थ अमेरिकन बेसिन, ठीक है। फिर आएगा अपने पास कौन सा बेसिन, नॉर्थ अमेरिकन रिज आएगी, ठीक है। फिर केप वर्दन बेसिन आएगा, फिर वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट आएगा। तो बेसिकली हमने जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है तो इस तरीके से क्या सेक्शन रहता है कि पहले यहाँ पे पोर्तो रिको का पोर्तो रिको बेसिन आएगा, फिर यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका बेसिन आएगा, फिर यहाँ पर एक नॉर्थ अमेरिकन रिज आएगी, फिर केप वर्दे बेसिन आएगा सिंपल, फिर वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट आता है साउथ अटलांटिक ओशन का बॉटम रिलीफ फीचर का क्रॉस सेक्शन थ्रू द ग्राफ का डायग्राम। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा है। फर्स्ट पॉइंट किसके बारे में है, ईस्ट साउथ अमेरिकन कोस्ट, यानी कि अमेरिकन कोस्ट का ईस्ट का साउथ का लोकेशन, तो वहाँ पर ये कोस्ट आ गया। फिर सेकंड पॉइंट अर्जेंटीना बेसिन आ गया, फिर साउथ अटलांटिक रिज आ गया, फिर वॉल्विस रिज आ गया, फिर केप बेसिन आ गया। तो ये क्रॉस सेक्शन हो गया साउथ अटलांटिक ओशन का भी। नेक्स्ट आता है अगला बॉटम रिलीफ फीचर अटलांटिक ओशन का। तो इसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे ओशन डीप्स के बारे में। सो डीप्स क्या होते हैं, जहाँ पर सबडक्शन जोन होता है और इस तरीके से ट्रेंचेस वगैरह फॉर्म होते हैं, ठीक है। बहुत ही डेप्थ वाले जो रीजन होते हैं ओशन के अंदर, सबसे जो हाईएस्ट लोएस्ट जो है सबसे ट्रेंच कौन सा है, मरियाना ट्रेंच है, जो कि वेस्टर्न पैसिफिक में लोकेटेड है, ठीक है। सो यहाँ पर अटलांटिक ओशन की अगर हम बात करें ओशन डीप्स के बारे में, सो अकॉर्डिंग टू मूरे उसने मेजर 29 जो डीप्स हैं ओशन डीप्स अटलांटिक ओशन में जो है खोजे हैं। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है पीओ और यहाँ पर लिखा है एओ। सो पीओ का मतलब क्या है, यहाँ पर पैसिफिक ओशन, एओ का मतलब क्या है, अटलांटिक ओशन। सो यहाँ पर बेसिकली यही लिखा है कि पैसिफिक ओशन के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेंचेस डीप्स देखने को मिलते हैं इन कंपैरिजन टू अटलांटिक ओशन, जहाँ पर काफ़ी कम है। सो मेजर डीप्स हमने बता दिए, नियरेस्ट डीप्स जो कि 6000 मीटर तक का है, पोर्तो रिको डीप जिसकी जो डेप्थ है वो 8385 मीटर तक की है,
फिर हमने बता दिया इसके अंदर कि डीप्स क्या होते हैं, फिर हमने मूरे का क्लासिफिकेशन दिया, फिर हमने बता दिया सिंपल। सो ये हमारा पूरा बॉटम रिलीफ था अटलांटिक ओशन का, जिसमें हमने ओशन डीप्स, मिड अटलांटिक रिजेस, वेरियस ओशन बेसिन्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट आता है इसकी, अगर हम कुछ मेजर इंपॉर्टेंट मार्जिनल सीज़ की बात करें, सो अटलांटिक ओशन में कौन कौन सी सीज़ आती हैं इंपॉर्टेंट? मेडिटेरेनियन सी, करेबियन सी आती है, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको आता है, ठीक है। सो ये अपना पूरा डायग्राम अगर हम दोबारा से एक्सप्लेन करें, सो यहाँ पर हमने बताया नॉर्थ अमेरिका, ये आ गया ग्रीनलैंड, ये आ गया यूरोप, ये आ गया अफ्रीका। फिर यहाँ पर लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिकन बेसिन, यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड राइस, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन, यहाँ टेलीग्राफिक प्लेट्यू जो कि आयरलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में है, फिर आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में क्या है, वाइविले रिज, फिर यहाँ पर केप वर्दे बेसिन, कैनरी बेसिन और ये सब आ गया, ठीक है। यहाँ पर नीचे चैलेंजर आइस, ब्राज़ीलियन बेसिन, वेल्वेस रिज, फिर अटलांटिक इंडियन रिज, ठीक है। तो ये पूरा अटलांटिक ओशन का बॉटम रिलीफ इज़ डन।